नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम वेक्टर कैलकुलस में अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। और आपका ग्रेडियंट से जो है वो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और यहाँ से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का जो ये चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स सीखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म आती है वो आपके पास है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने पीछे जो यहाँ पर डेरिवेटिव किया था उसमें वहां पर हमने जो स्केलर वेरिएबल लिया था वो हमारे पास एक स्केलर वेरिएबल था टी। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम तीन स्केलर वेरिएबल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आर वेक्टर इक्वल्स टू में एफ वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहाँ पर जो आपके पास स्केलर वेरिएबल जो है वो आपके पास तीन है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हम आर वेक्टर को, जैसे हमने लास्ट जो वीडियो की थी उसके अंदर हमने यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू में एफ वेक्टर टी लिखा था। तो वहां पर आपके पास स्केलर वेरिएबल सिर्फ एक था जो कि टी था। यहाँ पर हमने तीन स्केलर वेरिएबल लिए हैं, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है इसको आप नोटेशन किस तरीके से दोगे। तो देखिए, जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है इसके लिए आपके पास एक सिंबल होता है। जैसे ये जो सिंबल है ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम यूज करते हैं। कई इसको कर्ल बोलते हैं, कई इसको डेल बोलते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी बोले। ठीक है, हम यहाँ पर, मैं जो है वो इसको कर्ल ही बोलती हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो, कर्ल बोल सकते हो या फिर आप इसको डेल बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शंस में नोटेशन क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पर r का डेरिवेटिव करी विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल r वेक्टर अपॉन कर्ल x। ये आपके पास x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो गया। y के रिस्पेक्ट करोगे तो कर्ल r वेक्टर अपॉन कर्ल y। और z के रिस्पेक्ट करोगे तो कर्ल r वेक्टर अपॉन में कर्ल z। ठीक है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन हो जाती है। ये जो आपके पास x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है इसको आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, f वेक्टर x। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो f वेक्टर y। बेस में जब आप यहाँ पर x y लिख देते हो तो ये x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है और ये आपका y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। और ये जो है इसको आप लिख सकते हो f वेक्टर z। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से जो है वो नोटेशन दे सकते हो। ज्यादा नोटेशन आपकी यही यूज होंगी कि कर्ल आर वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल आर वेक्टर अपॉन कर्ल वाई, कर्ल आर वेक्टर अपॉन कर्ल जेड। तो ये जो टर्म्स है ये आपके पास यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल एक्स वाई और जेड। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? जो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो पार्शियल डेरिवेटिव किया इसका यहाँ पर अगेन जो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वो आपका हायर ऑर्डर में चला जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर डबल करूंगी तो मेरे पास अगर x के रिस्पेक्ट करूंगी तो क्या आएगा? कर्ल स्क्वायर r वेक्टर अपॉन में कर्ल x स्क्वायर आएगा। क्लियर है? इसको आप इस तरीके से भी जो है वो नोटेशन दे सकते हैं कि f वेक्टर x। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर y का करूंगी तो कर्ल स्क्वायर r वेक्टर अपॉन में यहाँ पर होगा कर्ल y स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इसको आप नोटेशन दोगे तो ये आपका f वेक्टर y हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पर कर्ल स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन में कर्ल जेड स्क्वायर, जेड के रिस्पेक्ट कर सकते हो डबल पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो एफ वेक्टर जेड जेड। ठीक है, यहाँ पर आपने बेस में दो बार अगर जेड लिख दे इसका मतलब यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आपका 2 टाइम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कर्ल स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कर्ल बाय कर्ल एक्स, यानी कि जो आपके पास कर्ल आर वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स जो है, कर्ल वाई जो है, इसका आप यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके पास यहाँ पर टर्म्स जो है वो चलती हैं। तो बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की जो नोटेशन होती है वो आप यहाँ पर इस सिंबल से करते हो। कई इसको डेल बोलते हैं, कई कर्ल बोलते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है? बस आपको यहाँ पर नोटेशन जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर कुछ रूल्स आते हैं। ये रूल्स क्या है? तो ये रूल्स जो है वो आपके पास हैं कि रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का यहाँ पर जो है वो रूल है, यानी कि एक तरफ से आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज आपकी सीधी एज इट इज पूछी जा सकती है एज ए स्टेटमेंट, तो ये आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एफ वेक्टर और जी वेक्टर, दोनों अगर आपके पास यहाँ पर प्लस में है और बाहर अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है कर्ल बाय कर्ल एक्स,
x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, दो आपके पास वेक्टर्स फंक्शन है, तो यहाँ पर अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है इन वेक्टर फंक्शंस का। तो यहाँ पर आपके पास कर्ल एफ वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल जी वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट है। सेकंड, अगर आपके पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात है कि अगर आपके पास एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर है और अगर आपको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो वही आपके पास रूल तो वही लगेगा u इंटू वी वाला। बस आपको यहाँ पर प्लेसेस का ध्यान रखना है, जिस प्लेस पर जो वेक्टर है उसी वेक्टर का उसी जगह पर जो है वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। एफ वेक्टर डॉट फिर आपके पास होगा कर्ल जी वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स, यानी कि आपने पहले एफ को फर्स्ट फंक्शन माना तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा और जी का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो जी आपका सेकंड प्लेस पे है तो आप सेकंड प्लेस पर ही लिखोगे। फिर आपका यहाँ पर प्लस आएगा, फिर आपका एफ वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर डॉट में आपका जी वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, वही सेम आपका u इंटू वी लगेगा, प्लस का साइन आएगा बीच में। फर्स्ट फंक्शन हमने एफ वेक्टर को माना तो जी का यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में साइन आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। फिर प्लस में यहाँ पर f का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, क्रॉस आपके पास जी वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास एक स्केलर फंक्शन है और एक आपके पास यहाँ पर वेक्टर फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो वही सेम u इंटू वी का आपका फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट हमने एज इट इज रखा, फिर यहाँ पर वेक्टर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, प्लस में यहाँ पर जो आपका स्केलर फंक्शन है उसका यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव हो गया और फिर आपके पास एफ वेक्टर हो गया। ये आपके पास यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी है और ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा एफ वेक्टर और हमें यहाँ पर तीन स्केलर वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। एफ वेक्टर जो है वो तीन स्केलर वेरिएबल के साथ है, यानी कि हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड स्केलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव होता है वो स्केलर वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर आपके पास एफ वेक्टर दे रखा है, तो आपके पास यहाँ पर जो ये कंपोनेंट्स होंगे F1, जैसे हमने लास्ट में जब लास्ट जो चैप्टर किया तो उसमें हम वहां पर F वेक्टर T को जो लिख रहे थे वो हम लिख रहे थे F1T I कैप प्लस लिख रहे थे F2T J कैप प्लस में हम लिख रहे थे F3T K कैप। वहां पर आपके पास स्केलर वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक था, यहाँ पर आपके पास तीन स्केलर वेरिएबल हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा कि F1 XYZ I कैप प्लस F2 XYZ J कैप प्लस F3 XYZ K कैप। अब अगर आप यहाँ पर इस F वेक्टर का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपके पास ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका सभी का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा और साथ में आपके पास I कैप J कैप और K कैप आ जाएगा, यानी कि कर्ल F वेक्टर अपॉन कर्ल x अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपके पास I कैप के साथ जो भी मल्टीपल में आपको टर्म्स गिवन होगी उसका आपको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर आपको I कैप लिखना है। फिर जो ये आपके पास सेकंड जो कंपोनेंट है F2 वाला, इसमें आपके पास x वाला जो टर्म होगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास J कैप आ जाएगा और फिर K कैप आ जाएगा। और सेम एज इट इज अगर आप इसका y के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, कर्ल F वेक्टर अपॉन में कर्ल y। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कर्ल F1 अपॉन में कर्ल y I कैप प्लस में होगा कर्ल F2 अपॉन कर्ल y J कैप प्लस में होगा कर्ल F3 कर्ल y K कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इन सभी का डेरिवेटिव जो है वो आपका y के रिस्पेक्ट हो जाएगा और z के रिस्पेक्ट करोगे तो अगेन आपके पास कर्ल F वेक्टर अपॉन कर्ल z इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, कर्ल F1 अपॉन कर्ल z I कैप प्लस कर्ल F2 अपॉन कर्ल z J कैप प्लस में आपके पास होगा कर्ल F3 अपॉन में कर्ल z K कैप। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर डेरिवेटिव होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये क्या कह रहा है कि इफ अ वेक्टर फंक्शन f वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल xyz, कि अगर आपके पास f वेक्टर जो है ये आपके पास फंक्शन है स्केलर वेरिएबल xyz का और xyz जो है ये एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t और xyz जो है ये किस में एक्सप्रेस है, t में एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर अगर आप कर्ल f अपॉन कर्ल t निकाल रहे हो, यानी कि आपके पास जो f वेक्टर है ये आपके पास फंक्शन है स्केलर वेरिएबल xyz के और ये किस में एक्सप्रेस है, ये आपका t में एक्सप्रेस है। तो जब आप यहाँ पर कर्ल f वेक्टर अपॉन कर्ल t निकालोगे तो आप यहाँ पर सीधा जो है वो नहीं निकाल सकते, पहले आप उसका x y और z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे और फिर जो है वो आप t की टर्म पे जाओगे। जैसे कर्ल f वेक्टर अपॉन कर्ल t अगर आपको निकालना, यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे, f का पहले x के रिस्पेक्ट होगा और x का t के रिस्पेक्ट होगा, फिर प्लस में आपके पास होगा
कि f का y के रिस्पेक्ट, y का t के रिस्पेक्ट, फिर f का z के रिस्पेक्ट और z का t के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, सभी को सम कर देना। ये आपके पास जो है वो कर्ल f वेक्टर अपॉन में कर्ल t निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको, अगर कोई आपके पास कोई फंक्शन स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड का फंक्शन और एक्स वाई जेड जो है वो आपका एक्सप्रेस हो रहा है टी के अंदर, तो आप जो है वो इस तरीके से कि अगर एफ वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर सीधा नहीं आ सकते, पहले आपको उसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा और फिर उसका यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ये भी जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ वेक्टर, हमें यहाँ पर एफ वेक्टर दे रखा है, ये जो है वो आपके पास क्या है, ये जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे f1 x, y, z, तो ये आपका f1 का ही काम कर रहा है, ये जो है ये आपका f2 का काम कर रहा है और ये जो है वो आपका यहाँ पर f3 का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पहले हमें यहाँ पर कर्ल f वेक्टर अपॉन कर्ल x निकालना है। अब अगर हमें यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है कि अगर मुझे यहाँ पर कर्ल f वेक्टर अपॉन कर्ल x निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आप पहले इसका x के रिस्पेक्ट करोगे डेरिवेटिव, तो आपके पास क्या होगा, देखिए कर्ल f यहाँ पर 1 है तो कर्ल f1 अपॉन कर्ल x आई कैप, प्लस में आपके पास होगा कर्ल f2 कर्ल x जे कैप, प्लस में आपके पास होगा कर्ल f3 अपॉन में कर्ल x के कैप। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है f1 f2 f3, इनका सभी का पहले x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आप यहाँ पर करोगे। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर x के रिस्पेक्ट ही पार्शियल डेरिवेटिव करना था, तो यहाँ पर जो आपके पास कंपोनेंट्स है f1 f2 f3, इन सभी का आपको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो अगर आप यहाँ पर x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो y और z रहेगा वो आपका एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पर करिए, इसका x के रिस्पेक्ट करिए डेरिवेटिव, तो आपके पास यहाँ पर क्या टर्म बनेगी, यहाँ पर बनेगा 4xy हो जाएगा, 4xy, फिर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा माइनस में 4x क्यूब। ठीक है, आई कैप आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो यहाँ पर जो है वो e रेज़ दी पावर xy हो जाएगा, e रेज़ दी पावर xy का e रेज़ दी पावर xy हो जाएगा, और हमें xy का करना है तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो x का 1 हो जाएगा, यानी कि y आपका मल्टीप्लाई में है तो y आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर माइनस में आपके पास यहाँ पर देखिए y साइन x है, तो हमें x के रिस्पेक्ट करना है तो y तो आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा तो y तो मल्टीप्लाई में है एज इट इज आ जाएगा, और साइन x का आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव cos x, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, इनटू में आपके पास यहाँ पर j कैप आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको करना है तो x के रिस्पेक्ट आपको डेरिवेटिव करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2x क्योंकि x के रिस्पेक्ट करना है 2x, और cos y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये आपका एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा k कैप। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको करने हैं, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आपको खुद से करने हैं, बिल्कुल नॉर्मल आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करना है तो हमने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, इसी का जो है वो आपको x के रिस्पेक्ट अगेन जो है वो आपको डेरिवेटिव करना है। y के रिस्पेक्ट जब आप करोगे तो यहाँ पर आप x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो यहाँ पर जो है वो y दे रखा, y के रिस्पेक्ट करोगे तो सीधा 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर y की टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए e रेज़ दी पावर xy एज इट इज आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट है तो x आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास माइनस में साइन x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट है तो आपका यहाँ पर y का 1 होगा, साइन x मल्टीप्लाई में वो एज इट इज आ जाएगा, j कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए cos y का आप यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे क्योंकि x स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो आपके पास माइनस में साइन y x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको y के रिस्पेक्ट जो टर्म आई उसका डबल डेरिवेटिव कर देना। फिर यहाँ पर देखिए आपका डेरिवेटिव होगा, ये जो होगा वो आप इस तरीके से करोगे कि कर्ल बाय कर्ल x आपको यहाँ पर करना है कर्ल f वेक्टर अपॉन में कर्ल y, तो आपने यहाँ पर कर्ल f वेक्टर अपॉन में कर्ल y जो निकाला उसका फिर आपको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है, तो वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर खुद से करना है, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है ये आपके पास ये होता है,
ये जो सिंबल है ये आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप यहाँ पर डेल बोल सकते हैं या फिर आप इसको नेबला बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादा यहाँ पर जो है वो डेल ही बोला जाता है, तो आप इसको डेल बोल लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव में जो ये सिंबल बताया था, ये भी, इसको भी जो है वो कई डेल यहाँ पर बोलते हैं। मैं इसको कर्ल बोलती हूँ, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोले, ये आपका डेल होता है, तो आप इसको डेल बोलना है। अब यहाँ पर अगर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की बात करें, तो ये जो आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये आपके पास होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप। ये आपको नोट करना है क्योंकि सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, ये जो है वो आपको नोट कर लेना है क्योंकि आपका सीधा स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो एक चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है कि जो ग्रेडियंट आप निकालते हो वो एक स्केलर फील्ड का निकलता है, और जो ग्रेडियंट फाई आपके पास, यानी कि ग्रेडियंट जब आप एक स्केलर फील्ड का निकालते हैं तो जो क्वांटिटी आती है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का निकलता है, लेकिन ग्रेडियंट फाई जो है, यानी कि आपके पास ये जो स्केलर फील्ड है, इसको आप यहाँ पर फाई से नोटेशन दोगे तो आपके पास यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट फाई है, ये आपके पास ग्रेडियंट फाई होता है। ये डेल के साथ फाई आ जाता है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाई होता है। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ग्रेडियंट निकलता स्केलर फील्ड का है, लेकिन ग्रेडियंट फाई जो आएगा वो आपके पास, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? अब देखिए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट फाई एक्स वाई जेड, वही सेम आपके पास ये एक स्केलर फील्ड है, और स्केलर फील्ड आपके पास तीन स्केलर वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वाई और जेड, बी ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई रिटर्न एज। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है आप इसको इस तरीके से लिखोगे, आप इसको यहाँ पर डेल फाई से लिखो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ग्रेड फाई। ठीक है, ग्रेड फाई इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि ग्रेडियंट फाई इज डिफाइंड एज। तो ये आपके पास डिफाइन कैसे होता है? अभी मैंने आपको यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पर बताई, ये आपके पास किसको नोटेशन है देता है, ये डेल की ही वैल्यू होती है। तो ये आपके पास वेक्टर ऑपरेटर्स होते हैं, इसके साथ यहाँ पर फाई आ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में, तो ये सभी के साथ फाई लग जाएगा, यानी कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाई होता है। ये वैल्यू आपको निकालनी होती है, यही आपके पास ग्रेडियंट फाई होता है। एज ए स्टेटमेंट सीधा यहां से पूछा जा सकता है, तो ग्रेडियंट फाई आपके पास ये होता है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो डेल फाई की वैल्यू क्या होती है? कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप, ये आपके पास क्या होता है? ग्रेडियंट फाई होता है। और ग्रेडियंट फाई आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर, ये जो ग्रेडियंट फाई है ये आपके पास एक वेक्टर होता है, हुज कंपोनेंट्स, ये जो आपके पास कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाई कर्ल वाई, कर्ल फाई बाई कर्ल जेड, ये आपके पास क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स होते हैं ग्रेडियंट फाई के। अब देखिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि फाई जो है वो आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, बट डेल फाई डिफाइंस ए वेक्टर फील्ड, कि आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपके पास एक क्वांटिटी आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो मतलब यहाँ पर ये जो फाई है ये आपके पास क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन जो आपके पास ग्रेडियंट फाई आता है वो आपके पास एक वेक्टर फील्ड जो है वो आपकी डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ही यहाँ से बन सकती हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पर फाई प्लस साई, यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उन दोनों का आप यहाँ पर सम करते हो, उसके बाहर अगर आप ग्रेडियंट लगा रहे हो, तो अगर आप किन्हीं भी दो स्केलर पॉइंट फंक्शन का सम करके ग्रेडियंट निकालोगे तो उनका अलग अलग ग्रेडियंट जो है वो आपका यहाँ पर निकल जाता है। तो ग्रेडियंट फाई प्लस साई अगर होगा तो वो आपका इक्वल हो जाएगा ग्रेडियंट फाई प्लस में ग्रेडियंट साई। ठीक है, वैसे सेम एज इट इज आपका यहाँ पर माइनस होगा तो भी आपका ये अलग अलग जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेल जो है ये आपका अलग अलग लग जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कहती है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है आपके पास, यानी कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में ये थ्योरम है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई
टू बी कांस्टेंट, कि अगर आपके पास जो फाई होता है यानी कि जो आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो अगर एक कांस्टेंट है, यानी कि फाई जो है फाई ऑफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम नोटेशन देंगे, ये अगर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आपके पास यहाँ पर डेल फाई जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। नॉर्मल है कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो जीरो ही होगा, तो ये जीरो आएगा। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो ये जीरो आएगा, और अगर ये जीरो है तो ये आपके पास जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है ये आपके पास कांस्टेंट है। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपके पास ये थ्योरम चलती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, कि अगर आपके पास कोई भी दो स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई और साई दोनों मल्टीप्लाई में है और ग्रेडियंट इनका निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर u इंटू वी का जो है वो फॉर्मूला लगेगा ग्रेडियंट में, जैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही। तो हमने यहाँ पर जो है वो फाई को एज इट इज रखा, फिर आपके पास ग्रेडियंट साई हो जाएगा, प्लस में साई एज इट इज, फिर ग्रेडियंट फाई हो जाएगा। तो जो हम नॉर्मल यहाँ पर u इंटू वी लगाते हैं वही सेम आपका यहाँ पर ये लगता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, सीधा याद रखना है, और ये जो है वो सीधी स्टेटमेंट आपकी पूछी भी हुई है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास r जो है, यानी कि अगर हम r वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं, उसको अगर हम यहाँ पर r के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि r इज इक्वल्स टू में r वेक्टर का मोड, और r वेक्टर आपके पास इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन आपको यहाँ पर वैल्यू याद रखनी, दो वैल्यू, कि आपके पास ग्रेडियंट r जो होगा यानी कि डेल r जो होगा, यहाँ पर ये r वेक्टर नहीं है, हम यहाँ पर इसका जो है वो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो जो डेल r है वो आपके पास इक्वल होगा 1/r r वेक्टर के। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो आपको एज इट इज याद रखनी है, आप लिख के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगी। सेकंड ये कह रहा है कि आप यहाँ पर डेल r रेज द पावर n करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा n इंटू में r रेज द पावर n-2 और r वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है वो आपको नोट करना, ये आपके पास सेकंड जो है वो वैल्यू आती है। तो अगर आपको यहाँ पर सीधी स्टेटमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जो है वो ये याद होनी चाहिए वैल्यूज, और ये पूछी भी हुई है तो आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको बार बार में लिख के देखनी है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो देखिए नेक्स्ट जो है ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। हमें यहाँ पर फाई एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, फाइंड हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाई जो है वो निकालना है एट द पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखा कि 1,2,3, यानी कि जब हम यहाँ पर ग्रेडियंट फाई निकालेंगे उसके बाद एक्स वाई जेड में जो टर्म आएगी वहां पर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आपके इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आपके पास ग्रेडियंट फाई जो है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स, यानी कि फाई कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, प्लस में होगा कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप, प्लस में आपके पास होगा कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, फाई का पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो ये सारी वैल्यू जो है ये फाई की वैल्यू, तो इस सभी का जो है वो आपको पहले एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करें तो वाई और जेड एज ए कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर करिए एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 2x y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पर y मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, x के रिस्पेक्ट होगा तो ये y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और आई कैप आपका बाहर लग जाएगा। प्लस में फिर y के रिस्पेक्ट आपको करना है, तो y के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास y का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। फिर प्लस में यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2y, x आपका मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाएगा। इसमें आपके पास y की टर्म नहीं है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा j कैप। फिर z के रिस्पेक्ट करोगे तो पहले जो फर्स्ट दो टर्म्स है इसमें तो z है ही नहीं, तो यहाँ पर थर्ड टर्म में ही होगा z, तो ये आपके पास डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास 2z k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है ये वैल्यू किसकी आ गई, हमारे पास ग्रेडियंट फाई की आ गई। अब हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाई जो है वो पॉइंट पर किस पॉइंट पर निकालना है, 1,2,3। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 2 रखना है और z की जगह पर 3 रखना है, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा। प्लस में तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आई कैप। प्लस में यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 होगा, प्लस में यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा j कैप। प्लस में यहाँ पर z की वैल्यू 3 है तो 2 3 6 6 k कैप हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 i कैप प्लस में 5 j कैप प्लस में 6 k कैप।
ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी अगर कोई वैल्यू की यहाँ पर जो है वो गड़बड़ हो गई तो आप यहाँ पर चेक कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट देखना। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर लेवल सरफेसेस। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपको डेफिनेशन भी ज्यादा नहीं जाना है, बस आपको ये चीज यहाँ पर समझनी है कि अगर आपका फंक्शन किन्हीं 3 चीजों पर अगर डिपेंड करता है तो हम यहाँ पर 3 डायमेंशन में अगर कोई रीजन प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है, रीजन अगर हम यहाँ पर बना पा रहे हैं तो वो आपका लेवल सरफेस होता है। यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये थ्योरम्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या कहती है कि लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फील्ड ओवर ए रीजन आर, कि अगर आपके पास रीजन आर पर आपके पास ये एक स्केलर फील्ड है, देन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर, कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट पी लेते, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पी पॉइंट से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल सरफेस जो है वो आपका यहाँ पर पास हो सकता है। लेवल सरफेस यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर एक्स वाई जेड में इस तरीके से ले रहे हैं तो आपके पास इक्वल्स टू सी आता है, तो ये आपके पास एक ही जो ये लेवल सरफेस है ये इस पी पॉइंट से यहाँ पर पास हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई 2 लेवल सरफेस लोगे तो वो आपके उस पी पॉइंट से जो है वो पास नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपको बस ये थ्योरम ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई रीजन आर पर अगर कोई पी पॉइंट है तो उस पी पॉइंट से जो है वो आपका एक ही लेवल सरफेस जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो यहाँ पर जो है वो जो ये फर्स्ट थ्योरम मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये थ्योरम जो है ये आपको नोट करनी है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पर लगेगा। आपको सीधे फॉर्मूले से जो है वो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये थ्योरम जो है ये आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये थ्योरम क्या कहती है, एज ए स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चन आएंगे तो यही थ्योरम आपकी लगेगी। क्या है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड फाई, कि अगर आपके पास स्केलर फील्ड फाई है उसका अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कि पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, और ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमें निकालना है। तो आपके पास किस तरीके से डिनोट होगा, ये होगा डी फाई बाई डी एस इक्वल्स टू में ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। यहाँ पर ये क्या है, ये ए कैप है। ठीक है, आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, डी फाई बाई डी एस इक्वल्स टू में ग्रेडियंट फाई, और डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर करनी है ए कैप के साथ। और ए कैप हम कैसे निकालते हैं, ए कैप हमने आपको पहले भी बताया है, ये निकलता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें ए वेक्टर जो है ये गिवन होगा क्योंकि हमें यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही जो है वो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है स्केलर फील्ड फाई का, और पॉइंट भी आपको यहाँ पर गिवन होगा। जैसे तो देखिए यहाँ पर इस पर बेस्ड जो है वो मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आगे जो है वो थ्योरम्स है लेकिन हमें यहाँ पर पहले जो है वो क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में 4x जेड स्क्वायर एट द पॉइंट। हमें ये पॉइंट दे रखा है इन द डायरेक्शन, हमें यहाँ पर ये ए वेक्टर दे रखा है, डायरेक्शन ए वेक्टर डायरेक्शन यही हमने थ्योरम की थी। तो आपके पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो सॉल्यूशन किस तरीके से यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए आपके पास क्या होता है, डी फाई बाई डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप होता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट फाई आपके पास क्या होता है, ग्रेडियंट फाई आपके पास होता है कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस में कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस में कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए हम पहले यहाँ पर ग्रेडियंट फाई निकाल रहे हैं, हमें यहाँ पर फाई क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में 4x जेड स्क्वायर। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2x वाई जेड बनेगा, फिर प्लस में यहाँ पर आपके पास बनेगा 4z स्क्वायर, आई कैप आ जाएगा, फिर प्लस में y के रिस्पेक्ट कीजिए, तो y के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ पर y कोई भी टर्म नहीं है y की, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ही बनेगा j कैप, प्लस में z के रिस्पेक्ट करना है तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर y, और प्लस में यहाँ पर बनेगा 4 2 जा 8x जेड के कैप। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट फाई बनेगा। हमें पॉइंट दे रखा है 1, -2
कोमा 1, तो यहाँ पर पॉइंट रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर पॉइंट रखूंगी, यानी कि ग्रेडियंट फाई जो है वो मैं इस पॉइंट पर निकालूं, तो 1 कोमा -2 और 1, तो यहाँ पर रखिए। जब मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 और y की जगह पर -2 पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो -4 बनेगा। प्लस में यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 4 होगा, ठीक है, आई कैप। प्लस में यहाँ पर x की जगह पर मुझे जो है वो 1 रखना है, तो x स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा इंटू 1, तो ये आपका 1 जे कैप हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए x की जगह पर हमें 1 रखना, y की जगह पर जो है वो -2 रखना है, तो ये -2 हो जाएगा। फिर प्लस में देखिए यहाँ पर है आपके पास 8, x की जगह पर 1 है और z की जगह पर भी 1 है, तो ये आपका 8 बनेगा k कैप। तो आपके पास यहाँ पर टर्म क्या बनेगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपके पास j कैप और ये आपके पास प्लस में 6 k कैप बनेगा। तो ये जो है वो आपके पास ग्रेडियंट फाई आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो ग्रेडियंट फाई आ गया। अब हमें यहाँ पर ए कैप की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए कैप की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपके पास क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में 2 के कैप, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में 2 के कैप अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब हमें यहाँ पर डी फाई बाई डी एस निकालना है। वो आपके पास क्या होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जे कैप प्लस में 6 के कैप, जे कैप प्लस में 6 के कैप, और हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करनी है ए कैप के साथ। ए कैप क्या है, 2 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में 2 के कैप, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 3 है। तो आपको पता है कि सेम की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जे डॉट जे होगा, आई वाली टर्म तो नहीं है, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जे डॉट जे करोगे तो यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ पर k डॉट k करोगे तो वो आपके पास यहाँ पर 1 बनेगा, और कोफिशिएंट्स जो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर जो वो 3 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर माइनस का 13 अपॉन में यहाँ पर 3 जो है ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या टर्म है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर थ्योरम है। ये नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये थ्योरम्स है। तो देखिए ये थ्योरम्स करने से पहले हमने यहाँ पर जैसे लेवल सरफेस यहाँ पर सीखा, तो देखिए इस लेवल सरफेस में जब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन जब यहाँ पर सीखते हैं ग्रेडियंट फाई का, ठीक है, ग्रेडियंट फाई का जब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हम समझते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक नोट जो है वो यहाँ पर डालना है कि इससे रिलेटेड आपके पास एक थ्योरम आती है, और वो थ्योरम क्या कहती है कि जो ये ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, लेवल सरफेस इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। ये आपके पास लेवल सरफेस होता है, वेयर सी जो है वो आपके पास क्या है, वेयर सी इज कांस्टेंट। सी जो है वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है। यहाँ पर जब हम ग्रेडियंट फाई का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं तो वहां से एक थ्योरम आती है आपके। तो ये क्या होती है, जो ग्रेडियंट फाई होता है वो आपके पास नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। ठीक है, अब जैसे लेवल सरफेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये जो है वो रीजन बना है, हमने यहाँ पर ये प्लॉट किया, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये आगे एक कॉन्सेप्ट भी आएगा। अगर एक प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए प्लेन जो है, एक प्लेन जो है वो टेंजेंट बना रहा है, और यहाँ पर ये जो है वो आपके पास नॉर्मल होगा। ठीक है, ये जो है वो आपके पास नॉर्मल होगा। तो यहाँ से जो है वो आपको यूनिट नॉर्मल भी जो है वो निकालना पूछ लिया जाता है कि आप किस तरीके से यूनिट नॉर्मल निकालोगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूला जो है वो नोट करना है। फॉर्मूला क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इज, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपको निकालना है ग्रेडियंट फाई, और अपॉन में आपको ग्रेडियंट फाई का यहाँ पर क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो है वो आपसे यही से जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन कि फाइंड
फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, हमें यहाँ पर ये सरफेस दे रखा है एट द पॉइंट 1 1 1 1 1 पॉइंट पर हमें यहाँ पर जो है वो क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पहले ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तो कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस में कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस में कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे का हमें पहले किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, बाकी टर्म्स आपकी कांस्टेंट रेट होंगी। तो एक्स के रिस्पेक्ट करो, ये बनेगा 4x क्यूब, फिर यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस में 3yz होगा, इसमें z एक्स की टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा, तो आई कैप आ जाएगा इनके साथ। फिर प्लस में हमें y के रिस्पेक्ट करना है, इसमें y की टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो आपके पास बनेगा माइनस में 3xz। ठीक है, ये बनेगा z कैप, प्लस में यहाँ पर z के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर इन दो टर्म्स में z है, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा माइनस 3xy और फिर प्लस में बनेगा यहाँ पर 2z k कैप। ठीक है, हमें तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेडियंट फाई की आ गई। अब हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाई जो है वो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 1, 1, तो इन पॉइंट पर जो है वो हमें ग्रेडियंट फाई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 1 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4 बनेगा, माइनस में यहाँ पर क्योंकि सभी की वैल्यू 1 1 है तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो मतलब आई कैप बनेगा। यहाँ पर देखिए आपके पास 1 1 वैल्यू है तो माइनस में 3 जे कैप बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 1 वैल्यू है तो माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस का यहाँ पर के कैप होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाई आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो मैं यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू निकालूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन में ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ग्रेडियंट फाई क्या आया हमारे पास, आई कैप माइनस में 3j कैप प्लस में k कैप, माइनस में k कैप है माइनस के कैप अपॉन में यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। आपके पास आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में k कैप अपॉन में यहाँ पर √11 हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा टू द सरफेस एट द पॉइंट 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस आपको निकालना होता है। क्लियर बात। देखिए यहाँ पर जो हम थ्योरम कर रहे थे वो थ्योरम देख लीजिए, तो वो हमारे पास है, ये थ्योरम थी। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ एन कैप बी अ यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, हमें यहाँ पर लेवल सरफेस पे एन कैप यूनिट नॉर्मल दे रखा है एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर यूनिट नॉर्मल निकालना सीखा उसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है कि एन कैप जो है वो आपके पास यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस ही एट द पॉइंट ये, एंड एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये जो है वो यहाँ पर पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट से जो है वो आपके पास एन डिस्टेंस पर आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये ए फिक्स्ड पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, यानी कि डायरेक्शन आपके पास क्या है, एन कैप डायरेक्शन है। दैट डेल्टा एन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। देन यहाँ पर यानी कि इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ जो है वो टर्म्स आपको दे रखी है। देन आपको यहाँ पर मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट फाई जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, डी फाई बाई डी एन और एन कैप। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको एन कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल दे रखा है लेवल सरफेस पर पी पॉइंट पर, देन आपको अगर यहाँ पर एन डिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पर क्योंकि आपके पास एन कैप जो वो डायरेक्शन ही होती है, तो ये एन कैप डायरेक्शन है, ए आपके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट फाई जो होगा वो आपके पास क्या होगा, डी फाई बाई डी एन और एन कैप। यहाँ पर ये जो है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से जो है मैंने आपको बता दिया कि यूनिट नॉर्मल आप कैसे निकालते हो। ये थ्योरम आपकी एज इट इज पूछी जा सकती है, तो ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि शो दैट, अब हमें यहाँ पर थ्योरम करनी तो आपको ये जो है वो कट कर देना है। ये कह रहा है कि ग्रेडियंट फाई is a vector in the direction of which the maximum value of d phi by ds occurs। ये क्या कह रहा है कि जो ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट फाई जो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में ही निकलेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ग्रेडियंट फाई की वो ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में ही निकलेगी। बस यही चीज जो है वो यहाँ पर बताई हुई है, तो ये लाइन आप एज इट इज याद रख लेना। बाकी आपको यहाँ पर जो है वो आप किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ग्रेडियंट फाई की, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है
ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है और उसका आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल देना, वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। मैं यहाँ पर इस पर बेस्ड जो है वो आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, इस तरीके से पूछा हुआ है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ यू। हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज बताना है यू का। यू हमें यहाँ पर ये दे रखा है, यानी कि यू की जगह अगर फाई होता तो ये आपका ग्रेडियंट फाई हो जाता। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डेल यू निकालना है। डेल यू आप कैसे निकालोगे, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई जे कैप प्लस में कर्ल यू अपॉन में कर्ल जेड के कैप। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर आई कैप आ जाएगा प्लस में आपके पास यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास एक्स जेड स्क्वायर जे कैप आ जाएगा, प्लस में जेड के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर 2xyz आ जाएगा के कैप। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर डेल यू की वैल्यू आ गई। अब हमें ये डेल यू की वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पर चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए 1,0,3 पर। तो यहाँ पर रखिए, आपको क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 0, तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 बन गया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये हो जाएगा 9 जे कैप। यहाँ पर देखिए y की टर्म यूज हुई है तो मतलब ये 0 बन जाएगा, तो ये भी आपका क्या बन गया, 0 बन गया। हमारे पास क्या आया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 जे कैप आया। क्लियर है। हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू चाहिए, तो मतलब हमें यहाँ पर डेल यू का मोड की वैल्यू चाहिए, तो इसकी मोड की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पूछी जा सकती है। आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है और उसका यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास नेक्स्ट आता है, ये नोट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये नोट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर सभी बता दिए। पहला जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ग्रेडियंट फाई का, तो जो ग्रेडियंट फाई होता है, तो ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ग्रेडियंट फाई है वो आपके पास डी फाई बाई डी एन एन कैप, जो मैंने आपको सेकंड जो थ्योरम करवाई थी वही थ्योरम का यहाँ पर जो है वो नोट में लिखा हुआ है। तो बस ये आपको नोट करना, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन एन कैप, यानी कि अगर आपके पास ग्रेडियंट फाई से रिलेटेड टर्म्स अगर पूछी जाए और एक टर्म अगर आपको मान लीजिए ट्रू और फॉल्स में पूछा जाए, तो वहां पर अगर एक टर्म आपको ये दे रखी तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट फाई जो है वो इसके इक्वल भी होता है। फिर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, तो एन कैप क्या है, एन कैप जो है ये आपके पास यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड दे रखा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना फाई का इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एस अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ग्रेडियंट फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो आपको ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में ही मिलेगा, ये चीज यहाँ पर कही हुई है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है ये है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, यानी कि आपको यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए आपको जो है वो यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मैं आपको सीधा ही बता रही हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपको यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है वो एक पॉइंट जो है वो आपको गिवन होंगे, जैसे एक्स वाई जेड पॉइंट, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया जो पी पॉइंट है वो आपको गिवन होता है, तो वो जो पी पॉइंट होता है उसको हम यहाँ पर स्मॉल एक्स वाई जेड से ही नोटेशन देते हैं, तो आपको यही नोटेशन देनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालोगे तो आप यहाँ पर कैपिटल एक्स लोगे, उस कैपिटल एक्स में से जो पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन होगा उसका एक्स पॉइंट जो है वो आपको घटाना है और इसके मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर डी फाई बाई डी एक्स करना है। ठीक है। फिर प्लस में आपको यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल Y माइनस में यहाँ पर स्मॉल y, फिर यहाँ पर डी फाई बाई डी वाई आपको यहाँ पर करना है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये आप क्या निकाल रहे हो, आप यहाँ पर जो है वो फाई का, यानी कि जो आपको स्टार्टिंग में जो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फाई ऑफ एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर गिवन होगी, उसका आपको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है और z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। वहां पर जो पॉइंट गिवन होंगे वो पॉइंट आपको पुट करने हैं, फिर आपको यहाँ पर जो वो वैल्यू मिल जाएगी डी फाई बाई डी एक्स डी फाई बाई डी वाई की, और जो पॉइंट गिवन होते हैं उसको आपको x माइनस एक्स डी फाई बाई डी एक्स प्लस y माइनस में y
वाई कर्ल फाइव बाई कर्ल वाई होता है, फिर प्लस में आपके पास कैपिटल जेड माइनस में स्मॉल जेड, और फिर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कर्ल फाइव बाई कर्ल जेड इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर जो है वो 0 होता है। तो ये जो है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आप किस तरीके से निकालोगे, हमें क्या करना होता है, ये जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाता है और सभी वैल्यू इक्वल्स हो जाती है, यानी कि x माइनस में x अपॉन में कर्ल फाइव बाई कर्ल x इक्वल्स टू में होगा y माइनस में y अपॉन में कर्ल फाइव बाई कर्ल y, और इक्वल्स टू में होगा z माइनस में z अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा कर्ल फाइव बाई कर्ल z। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। क्लियर है? मैं आपको यहाँ पर जो वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। हमें यहाँ पर ये सरफेस दे रखा है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपको क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन करना है। तो देखिए आप सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमें जो है वो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, आपको खुद ही करना है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालोगे तो x माइनस में x और इनटू में आपके पास होगा कर्ल फाइव बाई कर्ल x, फिर प्लस में आपके पास होगा y माइनस में y कर्ल फाइव बाई कर्ल y, और फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर होगा z माइनस में z, और फिर आपके पास होगा कर्ल फाइव बाई कर्ल जेड। मैंने इस तरीके से जेड क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है वो आपके पास स्मॉल जेड होता है। ठीक है, और ये भी जो है वो आपके पास नीचे स्मॉल जेड ही आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है, आपके पास फाई की वैल्यू होती है। तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो पहले आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कीजिए, तो कर्ल फाइव बाई कर्ल एक्स निकालना और साथ में आपको ये पॉइंट भी जो है वो पुट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट करोगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 2x बनेगा, इनमें तो y की टर्म है ही नहीं तो यहाँ पर 2x ही बनेगा, और ये पॉइंट हमें पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर कर्ल फाइव बाई कर्ल y जो है ये आपको निकालना है, पॉइंट क्या है 4,0,3। तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पर 2y बनेगा और y की वैल्यू 0 तो ये 0 बन जाएगी। फिर कर्ल फाइव बाई कर्ल z आपको करना है और पॉइंट हमें क्या निकालना है 4,0,3 पॉइंट पर। तो ये आपके पास z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 2z होगा और z की वैल्यू 3 है तो 3 2 6 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता देती हूँ। तो x माइनस में x, तो x माइनस में x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, इनटू में आपके पास यहाँ पर आएगा 8, प्लस में y माइनस में y आपके पास कैपिटल Y माइनस में y की वैल्यू 0 है, और फिर डी फाइव बाई डी वाई इसकी वैल्यू भी 0 है तो ये 0 हो जाएगी, प्लस में यहाँ पर z माइनस में z की वैल्यू आपके पास क्या है 3, और फिर आपके पास कर्ल फाइव बाई कर्ल z यानी कि 6 इक्वल्स टू में आपके पास क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। फिर आप यहाँ पर नॉर्मल की निकाल लेना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया। ये टॉपिक क्या होता है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, कि अगर दो सरफेस के बीच में आपको एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है वो आपको दो सरफेस गिवन हो गए, जैसे φ1 xyz और दूसरा सरफेस जो है वो आपको यहाँ पर φ2 xyz, ये सरफेस जो है वो आपको गिवन होगा। तो ये एंगल आप किस तरीके से निकालोगे, आपके पास एंगल निकलेगा cos थीटा, वो आपके पास होगा यहाँ पर ग्रेडियंट φ1। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको ग्रेडियंट φ2 के साथ, और फिर अपॉन में यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट φ1 का यहाँ पर मॉडुलस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास ग्रेडियंट φ2 का यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो एंगल निकल के आ जाता है। तो वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, वीडियो आगे नहीं बनेगी, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप कर लेना। ये जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पर निकालना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ये पहला सरफेस है यानी कि आपके पास यहाँ पर φ1 है, तो आपको यहाँ से ग्रेडियंट φ1 निकालना है। ये जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास φ2 है, और यहाँ से आपको ग्रेडियंट φ2 निकालना है। पॉइंट्स जो है ये आपको पुट करने, फिर ठीक है पॉइंट्स जो है वो आपको पुट करने हैं। फिर आप यहाँ पर कोस थीटा का जो है वो फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे यानी कि ग्रेडियंट φ1 फिर डॉट ग्रेडियंट φ2 अपॉन में यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट φ1 का मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट φ2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपके पास एंगल जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो
हमारा ग्रेडियंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।